हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ वॉट 12th वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन द miscellaneous exercise starting from question number 1 to 6. Today we are going to start with question number 7, and today we are going to complete this exercise, and if we have time then we'll see some extra question also in this video lecture. Okay, so let's start with question number 7 for the final exercise of this chapter 2. Okay, in question number 7, f and g are to be defined respectively by this function f of x and g of x. Find f plus g, f minus g and f by g. ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मेरे ख्याल से मैंने होमवर्क में दिए थे। आई होप इसी क्वेश्चन में कोई डाउट भी नहीं है। तो जस्ट यू जस्ट नीड टू सी द सॉल्यूशन एंड वेरीफाई फ्रॉम योर बुक। ओके, आपकी बुक से आप वेरीफाई कर लो ये जो सॉल्यूशन है वो f प्लस जी में और कुछ नहीं है, बस फंक्शन f ऑफ x प्लस f ऑफ g ऑफ x दोनों का एडिशन करना है। बट हाँ, नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पे है, f एंड g का एडिशन क्या होगा। तो अगर f एंड g दोनों r है तो उसका एडिशन का भी डोमेन क्या होगा, r होगा। ठीक है, f एंड g दोनों का डोमेन अगर r है देन f प्लस जी का भी डोमेन क्या होगा, r होगा, इंटरसेक्शन ऑफ f एंड g। ठीक है, सिमिलरली f माइनस जी के लिए भी दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड अगेन डोमेन इज इंटरसेक्शन ऑफ f एंड g। तो f एंड g दोनों का डोमेन r है तो f माइनस जी का भी डोमेन r होगा। फिर f बाई जी, f डिवाइडेड बाई जी, तो उसमें क्या होगा, f ऑफ x बाई जी ऑफ x दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2x माइनस 3। तो f बाई जी का डोमेन क्या होगा, तो f बाई जी के डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, r में से दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, मतलब f एंड g दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन से f का डोमेन r लिखा है उन लोग ने, g का भी डोमेन r है दिया है, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लिया बराबर। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसे x जहाँ पे g ऑफ x जीरो हो वो सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये r माइनस जी ऑफ एक्स जीरो हो, जी ऑफ एक्स कहाँ पे जीरो होता है भाई, 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू 3/2। तो इस तरह के x निकाल दो, है ना, उस तरह के x जो है वो बना के क्रिएट करके निकाल दो। सो दैट इज व्हाट डोमेन ऑफ फाइनली f बाई जी। ठीक है, सो f बाई जी का डोमेन है r माइनस 3/2 टेंस टू r। क्योंकि अगर ये वाली चीज़ रॉन्ग लिखी है तो भी ये क्वेश्चन का आंसर आपने रॉन्ग लिखा है, वही मीनिंग गिना जाएगा, है ना, क्योंकि यही एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्टली हमने डिवाइड कर दिया और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो है ना। सो दैट वी नीड टू जस्ट फाइंड द डोमेन एग्जैक्टली फॉर द f बाई जी फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन सिमिलर टू दी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिसलेनियस एग्जाम्पल। 4 पॉइंट दिए हैं z टू z फंक्शन में, और वो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस बी से डिफाइन किया है। वैसे वहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम्पल में क्वेश्चन ऐसे दिया था कि भाई f अगर ये है तो f ऑफ x कोई लीनियर फंक्शन से डिफाइन होता है तो फाइंड ए बी, और यहाँ पे स्पेसिफिकली उन लोग ने वो लीनियर फंक्शन का पर्टिकुलरली इक्वेशन दे दिया है ax प्लस बी। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज a एंड b, और वहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज ax प्लस बी होल, ये पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना था, और यहाँ पे a एंड b फाइंड करना है। बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कोई भी दो पॉइंट को लेके आप ये इक्वेशन बना सकते हो। तो पहले मैंने 1 पॉइंट ले लिया, अगर 1 f के अंदर है तो डेफिनेटली 1 किससे डिफाइन होता है, x कॉमा f ऑफ x। 1 इज काइंड ऑफ पॉइंट, है ना, 1 इज काइंड ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं हम, ग्राफ में आगे x होगा, पीछे क्या होगा, f ऑफ x होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 हुआ और पीछे f ऑफ x इक्वल टू भी 1 हुआ, है ना। अगर x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 हुआ। फाइनली ये दोनों से हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, अब ये f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है तो x की जगह 1 रिप्लेस करो, यहाँ पे भी x की जगह 1 रिप्लेस करो। सो a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो a प्लस बी इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो दूसरा समझ लो ये 0-1 लेने से कुछ फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें से ये a एंड b में से कोई एक आध पैरामीटर निकल जाएगा तो आंसर जल्दी बनेगा। अगर ये 2, 3 भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2, 3 लोगे तो यहाँ पे इक्वेशन फाइनली a एंड b के फॉर्म में अगेन आएगा। तो फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कोई भी मेथड यूज़ करो सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन भी मेथड यूज़ कर सकते हो,
या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट यू विल गेट टू इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एंड बी इफ़ यू यूज़ दिस 2 पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। बट ये थर्ड वाला पॉइंट यूज़ करने से आपके पास एक आध वेरिएबल, जैसे ये ए वाला वेरिएबल था वो निकल गया, ऑटोमेटिकली ओनली बी मिल गया, तो यू जस्ट नीड टू डू दिस व्हाट, ये बी की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, देन यू विल गेट ए, दैट इज व्हाट योर आंसर, खत्म, है ना। फिर ये 9th नंबर का क्वेश्चन है, मिससेलेनियस एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये तो इजी है मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको अभी आदत नहीं है, इसलिए ये 12th में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, सो इन क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, तो ये रिलेशन दे दिया है, n से n के बीच में रिलेशन है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू n लेना है और ये प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी है, ठीक है। तो उन लोग ने इसमें क्या पूछा है कि ये तीन जो हमने जो बताया था ना, ये पहला वाला रिफ्लेक्स है, ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन, एंड दिस ए बी एंड बी सी अगर है तो ऐसी है वो ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों सही है या नहीं, ये पर्टिकुलर रिलेशन को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ व्हाट दे नीड टू आस्क, है ना। आर दिस फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट, मतलब ये जो है रिलेशन, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये रिलेशन, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ व्हाट दे नीड टू आस्क, ओके। वैसे ये क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 जो जनरलाइज मेथड मैंने पहले ही दे दी थी मिससेलेनियस एग्जाम्पल में, वो मेथड से भी कर सकते हो, या फिर दूसरी मेथड भी बताता हूँ इसमें, बराबर। तो मेथड 1 में कैसे करना है, देखो पहले मैंने क्या कर लिया, आपको समझाने के लिए रिलेशन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये रिलेशन नहीं भी क्रिएट करते हो तो भी चल जाता है मेथड 1 में, बट मेथड 2 में आप रिलेशन क्रिएट करोगे तो ही चलेगा, तो ही मतलब आगे काम बढ़ेगा। मेथड 1 में यू डोंट नीड दिस रिलेशन, है ना, स्पेसिफिकली ये रिलेशन परफेक्टली बना के आप क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसा ज़रूरी है नहीं इन मेथड 1, इन जनरल मेथड है ना, इसीलिए। तो पहले मैंने रिलेशन चलो बना ही दिया, यहाँ पे क्या है, मैंने ए की वैल्यू, ए बी बिलोंग्स टू एन है, तो ये दोनों की वैल्यू 1 1 से स्टार्ट करके आगे लेके जाना है, तो से मतलब ए एंड बी दोनों 1 1 ले लिया और यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर दोनों। फिर अगर मैं ए इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, अगर मैं ए इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू फिर 2, तो बी इक्वल टू प्लस और माइनस √2 होगा, तो बी इसके अंदर नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, चलो बी इक्वल टू 2 लेके सोचता हूँ, तो बी इक्वल टू 2 सोचा, तो ए इक्वल टू क्या बना भाई 4, तो बी इक्वल टू 2 ए इक्वल टू 4, फिर बी इक्वल टू 3 ए इक्वल टू 9, है ना, बी इक्वल टू 3 लेंगे तो ए इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, फिर बी इक्वल टू 4 लेंगे तो 4 स्क्वायर दैट इज ए इक्वल टू 16, है ना, तो 16,4। सो इस तरह से सभी एलिमेंट रिलेशन के क्रिएट होंगे, है ना, इसी पैटर्न में रिलेशन के सभी एलिमेंट क्रिएट होंगे इनफाइनाइट तक, बी की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, उसका स्क्वायर ए आएगा, बस खत्म, है ना। तो ऐसे बीच में जो है ना 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। यही पैटर्न में एक नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर, पहले नंबर बी का स्क्वायर ए, मतलब एक नंबर जो है यहाँ पे 1 2 3 4 पीछे जो है ना वही सीक्वेंस में चलता जाएगा, और यहाँ पे आगे जो है 1 4 9 16 यही पैटर्न से चलता जाएगा। तो ये रिलेशन में इसी तरह के सभी एलिमेंट आएंगे, है ना। तो ये देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे तो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह के एलिमेंट है ही नहीं, और यहाँ पे बोल दिया उन लोग ने कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, डेफिनेटली नॉट ट्रू, है ना। ए की सभी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या हुआ, अगर ए इक्वल टू 1 लेता हूँ तो होल्ड करेगा, ठीक है, वो तो हो गया। अगर ए इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर में से 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ तो 2 बिलोंग्स टू आर, वो है क्या, नहीं होगा, खत्म। सो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है ये पर्टिकुलर रिलेशन को होल्ड करने वाला, एक भी एलिमेंट अगर यहाँ पे नहीं है तो भी ये हम जनरली फॉल्स बोल देते हैं। एक्चुअल में ये मेथड 2 में डिस्कस करना चालू कर दिया मैंने, हाँ वो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, मेथड 2 क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच हर एक बार हमको परफेक्टली माइंड में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम मेथड 1 जनरलाइज मेथड ही सोचते हैं 12th में, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाए जहाँ पे रिलेशन परफेक्टली बन जाए, पैटर्न भी परफेक्टली बन जाए, तो प्रैक्टिकल अप्रोच से हम तुरंत एक आध दो छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेके ये रिलेशन होल्ड करेगा या नहीं करेगा वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मेथड 1 में फटाफट से देख लेते हैं क्या है। पहले मैंने क्या बताया था, लेट ये रिलेशन सही है ऐसा बोल के स्टार्ट करना है, ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर है तो ये ए एंड
ए एंड बी की जगह दोनों ए ले लो, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ए इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 1, ये तो पता है ना मेरे ख्याल से आपको कैसे करते थे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ये आगे वाला ए है ना वो पीछे लेके गया माइनस करके, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, देन ए कॉमन निकाल दो, ए माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, है ना। तो ये तो आपको याद रख लेना चाहिए, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर वो खुद हो जाए, है ना, किसी नंबर का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर वो खुद हो जाता है, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर वो खुद हो जाए तो वो हमेशा ही 0 एंड 1 ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये दोनों नंबर ही ऐसे हैं जिसका स्क्वायर वो खुद होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा एंड 1 का स्क्वायर 1 होगा। बाकी कोई भी नंबर मार्केट में या फिर यूनिवर्स में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर वो खुद हो जाए, है ना। सो ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1 डायरेक्टली माइंड के अंदर आ जाता है जब भी ए इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह की कोई रिलेशन तुरंत दिखाई दे। तो ये 3 स्टेप भी नहीं सोचने पड़ेंगे, है ना। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर वो खुद हो जाए तो वो नंबर हमेशा ही 0 और 1 को ही सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो लोग ने बोल दिया, देखो हियर इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर इज ओनली पॉसिबल, ये जो है वो हमेशा ही पॉसिबल होगा किसके लिए, सिर्फ ए इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ए इक्वल टू 0 रख लूँ मैं यहाँ पे तो 0 0 बिलोंग्स टू आर एंड ए इक्वल टू 1 रख लूँ तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल होंगे। इट मीन्स कि फॉर ए बिलोंग्स टू 2 3 4 ये बाकी सभी नंबर जो नेचुरल नंबर के बाकी सभी नंबर है 2 से चालू करके आगे वाले, उसके लिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उसके लिए ए हमेशा ही आर के अंदर होगा नहीं। सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन इज फॉल्स, मतलब ये रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, वही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन इज फॉल्स, वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। समझना जरूरी है, कैसे लिखोगे वो डिपेंड्स, है ना, कैसे लिखोगे वो आपने जो समझा है जो जाना है वही आपको लिख देना है, बस खत्म। यहाँ पे एग्जैक्टली यही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हमको दिखाई देनी चाहिए एग्जाम में। आपने जो माइंड के अंदर समझा है वही आपने अगर यहाँ पे लिख दिया देन इट इज़ गुड, देन इट इज़ इनफ। हम लोग वही देखना चाहते हैं कि आप लोग ने जो जो समझा है वो यहाँ पे लिख दिया है और वो जो लिखा है वो इनफ है क्या इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज वांट। चलो सेकंड, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये तो सिंपल है। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना है हमको पता है, और ये वाला चीज़ प्रूव करनी है इम्प्लाइज करते करते। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज व्हाट रिलेशन सेड, है ना। रिलेशन में यही बोल रहे हैं वो लोग, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी को सब्जेक्ट बना के बी इक्वल टू फाइंड करना पड़ेगा, बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए होगा, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए। बी इट मीन्स कि बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। अगर ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये रिलेशन कब पॉसिबल होता है भाई, देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर सॉरी। तो अगर ए की जगह बी रिप्लेस करने पे यहाँ पे रिलेशन कैसा होना चाहिए, ए की जगह बी, तो ये होना चाहिए, है ना। तो इट मीन्स अगर b इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल तो ये रिलेशन भी पॉसिबल नहीं है ना। b इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए आया है, इसलिए ये वाला रिलेशन तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। इट मीन्स ये वाला रिलेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। सो दैट इज वाई ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड फॉल्स हो गया। थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव करना है अगर सही है तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, बी को एलिमिनेट करो, कैसे किए, कैसे कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैं बी स्क्वायर क्रिएट कर लेता हूँ। चलो तो ये बी को स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर इक्वल टू सी रेज़ टू 4। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4। सो बी स्क्वायर अगर नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू सी रेज़ टू 4। डेफिनेटली ए इक्वल टू सी रेज़ टू 4 है तो ए इक्वल टू सी स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ए इक्वल टू सी स्क्वायर अगर पॉसिबल नहीं है तो ए एंड सी के बीच में रिलेशन पॉसिबल होगा नहीं, है ना। ए सी बिलोंग्स टू आर इज नॉट पॉसिबल, हैंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर डज इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर इज फॉल्स स्टेटमेंट। सो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए यहाँ पे तो। ठीक है,
अब मेथड 2 में मैंने क्या बताया था, प्रैक्टिकल अप्रोच से करना है, मतलब ये जो रिलेशन हमने क्रिएट किया है दैट इज़ 1 1, ये 4 2 9 3 16 4 25 5 36 6, मेरे ख्याल से आपको पैटर्न याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई। पीछे जो है 1 2 3 4 5 6 इसी पैटर्न में नंबर आएंगे, और आगे सभी स्क्वायर वाले नंबर 1 4 9 16 25 36 इसी पैटर्न में नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही सब एलिमेंट पॉसिबल है। तो डेफिनेटली हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉल्स कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भी यहाँ पे 1 1 है, 1 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 2 3 3 4 4 ये सभी नंबर बिलोंग्स टू आर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ए बिलोंग्स टू आर वो सभी ए बिलोंग्स टू एन के लिए पॉसिबल नहीं है, हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस मेरे ख्याल से आपको मेथड 2 ईजी लगती होगी यहाँ पे, है ना। वो इजी इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पैटर्न परफेक्टली पता हमको चल गई कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, वो पता चल गया हमको परफेक्टली, इसलिए, है ना। तो हम कौन कौन से नहीं आएंगे वो अगर एक बार पता चल जाता है ना, तो उस मेथड से भी हम एक्चुअल में ये सभी रिलेशन ट्रू है या फॉल्स वो प्रूव कर सकते हैं। बट जनरली फॉल्स स्टेटमेंट होता है ना, फॉल्स स्टेटमेंट, तब ये चीज़ जनरली लागू हो जाती है। ट्रू होता है ना, तब कैसे कर सकते हैं, देखो ट्रू होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, वो सभी तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते कि ये सभी रिलेशन होल्ड कर रहा है, वो सभी तो एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते भाई ये सभी नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे सभी क्रिएट करने पड़ेंगे ना जितने भी है। यहाँ पे तो चलो ए बी बिलोंग्स टू एन है, जनरली ए बी बिलोंग्स टू क्यू होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, तो वहाँ पे तो हमको कैसे लिखना पड़ता है कि 1 1 है, 1.5 1.5 है, 2.3 2.3 है, 2.79 2.79 है, इस तरह के सभी रिलेशन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि भी ईच एंड एवरी एलिमेंट कम्स इन दिस, जहाँ पे आगे और पीछे दोनों इक्वल एलिमेंट हो, तो वो सभी एलिमेंट यहाँ पे एक्चुअल में लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे आर होने की वजह से। इसलिए इन जनरल हम ट्रू प्रूव करना चाहते तो नहीं कर सकते ये मेथड से, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड अगेन 4 2 है, 4 2 रिलेशन के अंदर है, बट 2 4 रिलेशन के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर 2 4 होता तो कैसे एक्चुअल में ये रिलेशन होता, 2 = 4 स्क्वायर, है ना। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए = b स्क्वायर रिलेशन होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे 2 4 अगर बिलोंग्स टू आर होता, अगर 2 और 4 यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 2 = 4 स्क्वायर। बट डेफिनेटली 2 = 4 स्क्वायर तो होगा नहीं कभी भी, है ना। इसलिए 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो 4 2 है बट 2 4 नहीं है, हैंस ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू और फॉल्स, है ना। हर एक जितने भी पॉसिबल यहाँ पे एलिमेंट है ना, वो सभी के एक्चुअल में ऑपोजिट सीक्वेंस में जो रिलेशन है ना वो पॉसिबल होने चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन सही होता है। एक आध भी एलिमेंट ऐसा होगा ना जिसके लिए ऑपोजिट सीक्वेंस सही नहीं होती, ऑपोजिट सीक्वेंस नहीं होती है रिलेशन को होल्ड करने वाली, देन वो हमेशा ही ये प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। एक्चुअली ये सभी डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बस बताते जा रहा हूँ, इतना सुनते जाओ, और ये सही प्रूव करना है या फॉल्स प्रूव करना है उसको कैसे करना है वो देखते जाओ, ठीक है। फिर अगेन थर्ड वन क्या था, जैसे ये 16 4 है एंड 4 2 है, 16 4 है 4 2 है, तो ये 16 2 भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको याद हो तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, और ये आगे पीछे 4 है ना, तो 4 से स्टार्ट करके 2 के बीच में रिलेशन है, तो ये 16 से स्टार्ट करके 2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए। वो है क्या, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो ही वो रिलेशन होल्ड कर रहा है, ये वाला तो होल्ड करेगा। बट यहाँ पे ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं होगा ना, क्योंकि 16, 2 वो आर के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 16 डज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना। 16 = 2 स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। दैट इज वाई ये रिलेशन, ये पर्टिकुलरली इक्वेशन या फिर ये एक्सप्रेशन कभी भी सही नहीं होगा, मतलब ये सही नहीं होगा। इसीलिए 16, 2 हमेशा ही आर के अंदर नहीं होगा। हैंस वी कैन से दैट ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी आर के अंदर नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, इनफ है मेरे ख्याल से। ये भी अगेन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए बी सेट दे दिया है, एफ एक फंक्शन दे दिया है लिस्टिंग फॉर्म में, और उन लोग ने पूछा है कि एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सही है नहीं वो पूछा है, या फिर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये दोनों में से मतलब कौन से ट्रू है कौन सा फॉल्स है। डेफिनेटली अगर एफ फंक्शन होगा तो ये दोनों ट्रू होगा, क्योंकि फंक्शन होगा तो वो रिलेशन तो होगा ही, है ना।
पर अगर फंक्शन नहीं है तो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है आंसर में। देखते चलो, सबसे पहले तो रिलेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए पहला वाला है ना, फर्स्ट प्रूव करना है मतलब। तो एफ कोई रिलेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए एफ की रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी भाई? तो रिलेशन की डेफिनेशन है ये है कि ए एंड बी के बीच में रिलेशन कब होगा? जब जो भी रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तब। तो मैंने सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट में जो एलिमेंट आए उसके अंदर एफ के अंदर जो एलिमेंट है वो इसी के अंदर है। देखो 1 5 है, 2 9 है, फिर 3 1 यस, 4 5 यस एंड 2 11 यस। तो here f equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 is this one is subset of a cross b। ये जो है वो a cross b का सबसेट है, इसीलिए ये जो है वो रिलेशन है फ्रॉम a to b। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हो ये 1 के लिए 5 है, 2 के लिए 9 है, 2 के लिए 11 भी है। सो इमेज ऑफ 2 इज 9 एंड 11 बोथ, है ना। 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी एलिमेंट जो हो, आगे वाला कोई भी एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट हो, वो उसकी हमेशा ही यूनिक इमेज होती है, उसकी हमेशा ही यूनिक इमेज होती है। जैसे मतलब यहाँ पे 2 है तो उसके लिए 9 भी है, 11 भी है, तो ये दो इमेज आ गई। मैंने बताया था एक स्टेशन से एक ही बस निकलनी चाहिए, यहाँ पे दो बस निकल गई, एक स्टेशन से 2 बस निकलनी ही नहीं चाहिए, तो ये हमेशा ही फंक्शन होगा नहीं। इट शुड हैव ऑलवेज यूनिक इमेज इन बी, है ना। एक की सभी एलिमेंट के लिए हमेशा यूनिक इमेज होती है तो ही वो फंक्शन होगा। और यहाँ पे 2 के लिए 2 इमेज है, 9 एंड 11, हैंस इमेज ऑफ 2 इज नॉट यूनिक, सो एफ इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा ट्विस्टेड है, इसको प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे समझ लो f इक्वल टू ए बी कोमा ए प्लस बी वेर ए बी बिलोंग्स टू z है, तो इस लैंग्वेज से मैंने बताया था फंक्शन की लैंग्वेज में कैसे जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट है ना, ये x पॉइंट है और ये f ऑफ x पॉइंट है, या फिर x ये y है ना। तो ये x इक्वल टू क्या है? ए बी, एंड f ऑफ x इक्वल टू क्या है? a प्लस बी। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं इसको x कोमा f ऑफ x से कंपेयर कर लूँ तो हमारा x क्या होगा? ए बी होगा, एंड f ऑफ x क्या होगा? a प्लस बी होगा। तो डेफिनेटली f ऑफ x इक्वल टू a प्लस बी, और जहाँ पे x को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है? a प्लस ए बी से, तो f ऑफ ए बी इक्वल टू a प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना। तो फाइनली ये जो है वो मैंने लिख दिया कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। तो f ऑफ अगर ये है तो f ऑफ ए बी इक्वल टू a प्लस बी होगा, ठीक है। चलो, तो ये फंक्शन की लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने। अब फंक्शन होगा तो क्या होता है? यहाँ पे यूनिक इमेज ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 पॉसिबिलिटी ऐसी ले ली जिसके लिए सिमिलर आंसर आ जाए। अगर मैं ए एंड बी के लिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, फिर वही दोनों नेगेटिव वैल्यू ले लूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिमिलर आंसर होगा, x सिमिलर होगा, बट यहाँ पे अलग अलग आंसर हो जाएगा। समझ लो अगर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, कहाँ से? z से, बराबर, z से ले रहा हूँ क्योंकि ये z क्रॉस z में डिफाइन है। तो a एंड b दोनों की कोई इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ 1 एंड 2, एंड उसमें आंसर बना रहा हूँ। तो क्या बन रहा है? देखो f ऑफ 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 2, सो f ऑफ 1 इंटू 2 दैट इज 2, f ऑफ 2 इक्वल टू 3, एंड अगेन a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2 ले रहा हूँ, वही दोनों वैल्यू बट नेगेटिव में ले रहा हूँ, वो भी z के अंदर है। तो यहाँ पे आगे क्या बन रहा है? देखो f ऑफ -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस -2, सो ये -1 एंड -2 का मल्टीप्लिकेशन 2 होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू -3। तो आप देख सकते हो एज अ x, मतलब एज अ डोमेन जो 2 है ना, दोनों में एज अ डोमेन 2 है, उसके दोनों अलग अलग आंसर है ना। ये इमेज ऑफ 2 इज 3 एंड -3 बोथ, सो इमेज ऑफ 2 इज नॉट यूनिक, हैंस f इज नॉट अ फंक्शन। तो f फंक्शन नहीं है वो प्रूव करना वैसे इतना टफ नहीं होगा, कभी भी यूनिक इमेज नहीं आएगी वो प्रूव कर दोगे तो फंक्शन नहीं होगा वो प्रूव हो जाएगा, है ना। और फंक्शन यूनिक फंक्शन है वो प्रूव करने के लिए यूनिक इमेज ही होगी, वो प्रूव करना जरूरी है। एक आध 2 क्वेश्चन में हमने आगे देखा था, याद हो तो, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी साइड। ए सेट दिया है, लेट f ऑफ a टेंड्स टू n, f ऑफ n इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। तो सेट a दे दिया है, f ऑफ a टेंड्स टू n में डिफाइन है, मतलब आगे जो a है वो क्या है? 9 10 11 12 13, मतलब मैं डोमेन में यही एलिमेंट ले सकता हूँ, ठीक है।
तो पहले मैंने डोमेन का एलिमेंट ले लिया 9, यहाँ पे रख दिया। एफ ऑफ 9 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 9 इक्वल टू होगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, है ना। एफ ऑफ 9 इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो मैंने क्या किया, फैक्टर ऑफ 9 फाइंड करना चालू कर दिया। तो क्या क्या होगा फैक्टर ऑफ 9, 1, 3 एंड 9। उसमें से भी फैक्टर मैंने देखे प्राइम वाले कौन कौन से, भाई ओनली 3 है, और मुझे एक ही एलिमेंट है तो डेफिनेटली हाईएस्ट वाला भी वही होगा। अगर एक से ज़्यादा होते तो सोचता था कि वो दोनों में से वो या वो सभी में से हाईएस्ट वाला प्राइम कौन सा है। तो यहाँ पे 3 अकेला ही है, तो वही प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने, एफ ऑफ 9 इक्वल टू, फिर n की जगह 10 ले लिया, ये दूसरी वैल्यू बराबर। फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, 1, 2, 5, 10। अब यहाँ पे 2 एंड 5 दोनों प्राइम है, उसमें से भी हाईएस्ट कौन सा है, 5। सो हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 10 इज 5, ठीक है। फिर 11, तीसरा एलिमेंट 11 ले लिया, एफ ऑफ 11 इक्वल टू, फैक्टर ऑफ 11 क्या होगा, 1 एंड 11 बोथ, ये दोनों ही होगा। उसमें से भी हाईएस्ट प्राइम कौन सा होगा, 11 ओनली, तो वो आंसर। फिर 12 एज अ डोमेन लेने पे फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12। मेरे ख्याल से ये फैक्टर तो बनाने आपको आते ही है। उसमें से भी प्राइम वाले कौन से हैं, 2 एंड 3, उसमें से भी हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, 3। सो एफ ऑफ 12 इक्वल टू 3। एंड अगर x की जगह 13 लेने पे आंसर क्या बन जाता है, फैक्टर ऑफ 13 इज 1 एंड 13, हाईएस्ट प्राइम इज 13। सो फाइनली मुझे फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज में जो जो आंसर है वो हमारी रेंज होती है। तो 3, 5, 11 एंड 13, 3 रिपीट हो रहा है तो रिपीट एलिमेंट लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। सेट में कभी रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते। तो फाइनली 3, 5, 11 एंड 13 इज योर रेंज। दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस अवर एनसीईआरटी पोर्शन, लेट्स हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए आपको सॉल्व लास्ट लाइव लेक्चर में। तो वो सभी क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लेना आपकी बुक में, आपकी फेयर बुक में, ठीक है, सॉल्व करके। टोटल 6 क्वेश्चन मैंने करवाए थे लास्ट लाइव लेक्चर में। एंड आज मैं कुछ नए क्वेश्चन दे रहा हूँ डीपीपी के फॉर्म में, बराबर। ये यहाँ से फिर नई डीपीपी बोल सकते हैं या फिर नए क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बराबर। और इसके डाउट्स हम डेफिनेटली लाइव लेक्चर में देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन पॉज करते जाना वीडियो को एंड सॉल्व करते जाना। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ वन। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक आध दो क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज के भी डाल दिए जो हमने ऑलरेडी कर लिए है कवर, उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश करना डेफिनेटली, अगर नहीं हो रहा है तो हम करेंगे लाइव लेक्चर में। ये 10th, इसमें भी डोमेन ही फाइंड करना है। बट यहाँ पे देखो एक साथ एक से ज़्यादा अंडर रूट वाले टर्म आ गए। अंडर रूट वाले टर्म में कैसे करना है वो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एनसीईआरटी के पोर्शन में, एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन थे। बट एक साथ में 2-3 अंडर रूट वाले टर्म नहीं थे। तो मैंने क्या बताया था, एक साथ में एक से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन हो, ये डिफरेंट फंक्शन बोल सकते हैं ना हम। ये फंक्शन एफ, ये जी और ये, ठीक है, एफ जी एच। एफ डेफिनेटली इस पूरे को एफ नाम दे दिया है। तो ऐसा समझो कि ये जी फंक्शन है, एच फंक्शन है और ये जेड फंक्शन है। तो अगर 3 फंक्शन का एडिशन हो और उसका डोमेन फाइंड करना हो तो याद हो तो एडिशन वाले कंसेप्ट में क्या था, डोमेन कैसे फाइंड होता है भाई। एडिशन के डोमेन में इंटरसेक्शन लेना है ना दोनों फंक्शन का। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है तो तीनों का डोमेन फाइंड करो सेपरेटली एंड देन दैट इंटरसेक्शन, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेना, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाय दैट वे यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का डोमेन फाइंड करो एंड देन टेक इंटरसेक्शन फॉर ऑल द 3 डोमेन, ओके। सो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में फिर, है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करना है और हमको ये लाइव लेक्चर में सॉल्व करना है। जो भी डाउट है वो कंपलसरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंपलसरी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, चलो थैंक यू।